So in this video, we'll be analyzing data interpretation section of Mock 2 Prime AP. So let us see the first question. Set 1. These questions are based on the following table. So this is basically a table DI जिसमें आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में है, ग्राफ में नहीं है, ठीक है. एंड दिस इज नीदर अ केसलेट DI बिकॉज केसलेट में सेम चीजें पैराग्राफ में लिखी होती हैं, ठीक है. सो केसलेट में आपको पढ़ के टेबल बनाना होता है, यहाँ पे डायरेक्टली टेबल दे रखा है. सो दिस इज इजियर देन केसलेट. अब यहाँ पे गिव द डिटेल्स ऑफ द स्पोर्ट्स लाइट बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल. तो पहले डेटा इंटरप्रेट करते हैं 30 to 40 सेकेंड्स में. क्लास 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं सबके 120 140, ठीक है. फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से फिर 60% क्रिकेट, 70% वॉलीबॉल, 50% बास्केटबॉल, 60% फुटबॉल. अब पहली बार जब मैंने डेटा देखा है तो मेरे मन में सवाल क्या आ रहा है कि सारे लोगों का सम 100% होना चाहिए, बट यहाँ पे 100 से ज्यादा परसेंट क्यों है? हो सकता है कि कुछ लोग दोनों खेल रहे हो, है ना, तो ऐसा पॉसिबल है. यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि बच्चे एक ही स्पोर्ट्स खेलेंगे. क्लियर है? तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई बच्चा चारों गेम खेल रहा है, कोई बच्चा तीनों गेम खेल रहा है, ठीक है. So the first question says 136 question says how many students in the school like cricket. अब कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है? तो बेसिकली क्रिकेट पसंद है मींस सबका 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 सब. तो 120 का 60%, 140 का 50%. अब जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो तो इसको जल्दी कर लेगा. जिसकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है वो धीरे धीरे करेगा. अगर मैं ट्रिक ना बताऊं तो ठीक है, तो मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा. लेकिन ट्रिक्स को बहुत ही केयरफुली यूज किया जाता है, हर जगह नहीं लगा देते. बच्चे रटने वाले बच्चे होते हैं, हर जगह कुछ भी लगाने लगते हैं. तो ध्यान से देखना, ट्रिक जो हम लगाएंगे ना, जो भी चीजें लाइफ को आसान करती है ना, उनको बहुत सावधानी से यूज करते हैं. तो एक बार मैं बेसिक मेथड बताता हूँ. 120 का 60% इज 72, 14 5 जा 70, 16 4 जा 64, 18 65. इसको मल्टीप्लाई करना है. तो 18 का 60% इज 108 एंड 10% इज 18, तो 5% विल बी 9. मेंटली ऐड कर लिया. 240 का 70%, 24 7 जा 168. अब मैं ऑप्शंस के लास्ट डिजिट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो डिफरेंट है, इन दोनों का सेम है. तो एक बार मैं पूरा एडिशन करने से पहले लास्ट का डिजिट ऐड करता हूँ. 2 4 6 8, 14 9, 23 8 1. तो ये दोनों तो आंसर नहीं है, इन दोनों में से कोई आंसर है. सिंस दो ऑप्शन में वन है तो मुझे पूरा ऐड करना पड़ेगा. मैं पूरा ऐड करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा. मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ. 70 70 60 इज 200, 300 400, 468, 485, 489, 491. ये आंसर है. बट ऐसे नहीं करना है, हम लोग थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करेंगे. ये भी फास्ट है. अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो फिर उनका गेम तो डन है मैथ्स के अंदर, ठीक है. अब ध्यान से देखो, टेबल्स याद होना चाहिए. अब मैं डिजिटल सम ट्रिक सिखाता हूँ, आपको डिजिट्स को ऐड करना है. 3 5 7 9 6. डिजिट्स का सम लिख लो. इसके डिजिट का सम 6, डिजिट का सम 5 4. यहाँ के डिजिट का सम 11 होता है, बट सिंगल डिजिट में करो तो 11 को वापस जोड़ो तो 2 हो जाएगा, 7. अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है कि डिजिट्स का सम को मल्टीप्लाई करो. 3 6 जा 18, 18 को भी 18 मत लिखो, 18 को भी जोड़ दो. 5 5 जा 25 को जोड़ दो, 2 5 7. 28 को जोड़ दो तो 10, फिर 10 को वापस जोड़ दो 1. 18 9, 42 6. अब डिजिट्स का ऐड कर लो. इन 7 16, 117 and 9 is 26 and 6 is 32. डिजिटल सम में आप 9 को इग्नोर भी करोगे तो सेम आता है. 9 को इग्नोर कर दो. 7 1 8 6 14. 14 का डिजिटल सम 5 होता है, 32 का डिजिटल सम भी 5 होता है. तो डिजिटल सम ट्रिक में 9 को आप इग्नोर कर सकते हो. सबको समझ आ गया? तो आंसर का डिजिटल सम 5 होना चाहिए. 4 + 3 7 + 6 13, 13 is 4. गलत. 4 3 7 2 9. गलत. 9 4 13, 114 का सम इज 5, सो दिस कैन बी द करेक्ट आंसर. दिस इज 7. बस खत्म. अब मैंने तुम्हें इतना सारा लिख के दिखाया. एग्जाम के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा अच्छा 3 3 × 6 18 9, 5 5 × 5 25 7 7 7 × 4 28 1, 9 9 को इग्नोर कर दो. 6 6 × 7 42 6, फिर 9 को इग्नोर. 7 1 8 से 14, 14 का सम 15. खत्म. मैं कायदे से इसको 20 सेकंड में कर लूंगा, ठीक है. आई होप सबको समझ आ गया होगा, पूरा बेसिक प्लस ट्रिक. 137th. By what percentage the number of students who like volleyball in class 6? Volleyball in class 6 is 70% of 120, that is 84.
मोर और लेस देन दोज हु लाइक बास्केटबॉल इन क्लास 10th। 10th में बास्केटबॉल 75% इज 3/4, तो 1/4 25%, 75% 3/4 तो 180। तो तुमसे पूछा है कि 54 180 से कितना परसेंट कम होता है। बहुत ही इजी सवाल है। अब ध्यान से देखो, 180 का आधा होता है 90, तो 90 होता तो 50% कम होता, लेकिन और भी कम है, मतलब 180 से 90 जाते तो 50% होता, लेकिन 84 पे जाना है तो आंसर 50% से बड़ा होगा। ये गया, ये गया, तो ऑप्शन बच गया। समझ आ गया? आ ही गया होगा। बाकी इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 96 का डिफरेंस है अपॉन इनिशियल इज, जिससे कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर में आता है, सबको पता होगा, जिससे कंपेयर करते हैं, तो इससे कंपेयर कर रहे हैं ना, मोर देन लिखा हुआ है तो नीचे आएगा 180। इसको सॉल्व करो, 18 का टेबल याद होगा, 18 5 सा 90, फिर 6 कैरी होगा, 18 3 सा 54, तो 5.3 वाले पे 53 वाले पे टिक लगा देंगे, खत्म। अब ज्यादा नहीं सोचना है, सबको समझ आ गया होगा। अब इसको जो बच्चा ऐसे काटेगा पीटेगा वो हो गया खत्म, काट पीट के भी आंसर सेम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं इसको काटूंगा, 18 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 160/3, तो ये भी 53.33 आ रहा है। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्चुअली क्लियर होगा, मेनली इसमें कैलकुलेशन का है, बट दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आर should take less than 1 minute. The number of students who like cricket in class 7, cricket in class 7 is 140 का आधा is 70, is what percent of number of students who like football in class 8? Class 8 में football is 45% of 160। 160 का 10% 16 होता है, 40% 64 हो जाएगा, और 5% 10% का आधा होगा। लिटरली सबको समझ आ गया क्या? 160 का 10% इज 16, 5% इज 8, इसको 4 टाइम्स ले लिया तो 40% और 5 45%, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ 72। ठीक है, तो तुमसे पूछा है 72 का कितना परसेंट होता है, तो तुम लॉजिकली सोचोगे ना, ध्यान से देखो, तो 100% के बहुत क्लोज होगा, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, यही कायदे से आंसर होना चाहिए। बट इसमें सेटिस्फेक्शन इन केस तुम्हें नहीं मिलता है, तब तो तुम पूरा कर लो। कैसे करोगे पूरा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, 4 से काट लो 18 टाइम्स, 4 से काटो 25 टाइम्स, 2 से काटो 35 टाइम्स, 2 से काटो 9 टाइम्स, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 × 35 बेसिकली 30 -5 एंड 30 +5, तो ये दिस इज 875/9। इसको डिवाइड करके देख लो, 9 9 जा 81, 6 कैरी हो गया, 65 बनेगा, 9 7 जा 63 होता है ना, तो 97 दिख गया, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें लॉजिक से, इंट्यूशन से तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आ सकता था, मैंने पूरा करके दिखाया तुम्हें, बस ये बताने के लिए कि इन केस तुम्हें फील नहीं आती है तो भी फास्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रिक्स यूज करी हैं, एक तो 25 × 35 में मैंने a² - b² यूज किया, जो मैं सिखा चुका हूँ क्लास में। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये चीज निकाली थी, ये भी एक ट्रिक है, 45% निकालना। मुझे 160 का 45% निकालना था, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आधा और फिर 5% घटा दो, ये भी 45% होगा। तो 160 का आधा इज दिस, एंड 160 का आधा अगर 50% अगर 80 है, तो 5% में एक जीरो ही तो कम होता है, 72। तो ओरली तुम जितना कैलकुलेशन करोगे उतना फायदा हो जाएगा। Now, how many of the given classes can more than 90 students like all the 4 games? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन क्लासेस। अच्छा क्वेश्चन क्यों बोला? क्योंकि मुझे पहली बार पढ़ के समझ नहीं आया, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कैलकुलेशन था इसमें। ये थोड़ा थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, मुझे एक बार में नहीं आया, मैं इसमें दोबारा पढ़ रहा हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन क्लासेस कैन मोर देन 90 स्टूडेंट्स लाइक ऑल द 4 गेम्स? 90 स्टूडेंट्स से ज्यादा सारे गेम्स को पसंद करेंगे। अब ये लेंथी हो सकता है, देखो यहाँ पे देखो 72 स्टूडेंट्स थे, है ना। अब 72 स्टूडेंट्स क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, तो 90 तो चारों पसंद नहीं कर सकते, है ना, 90 मिनिमम सब में होना चाहिए, तभी 90 सारे पसंद कर सकते हैं। दिस इज नॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, सिक्स में तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ का आधा होता है 70, तो 70 लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो 90 लोगों को चारों कैसे पसंद हो सकता है जब 70 लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। 16 का 40% होता है 64, तो 64 लोगों को क्रिकेट पसंद है। यहाँ लिखा है कि 90 स्टूडेंट्स को सारे गेम पसंद होने चाहिए, एंड सारे गेम में क्रिकेट भी आता है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखते हैं, 18 का 60% इज 18 6 108, तो ये 90 से बड़ा है, ये 90 से ऑब्वियसली बड़ा होगा, ये 90 से बड़ा है। 180 का आधा होता है 90, तो ये भी 90 से बड़ा है, तो इसमें सब 90 से ऊपर है, तो 90 लोगों को मिनिमम पसंद हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं, 240 का 168 होता है, ये तो और बड़ा ही हो, ये भी बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा। 240 का 40% होता है 96, 24 4 96, ये भी 90 से बड़ा है। तो इन दो क्लासेस में
हमारा 90 स्टूडेंट्स मिनिमम हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में बहुत इजी था। कैलकुलेशन पे देखो कितना ज्यादा डिपेंड करता है तुम्हारा मैथ, और बेसिक परसेंटेज की कैलकुलेशन है, तो एग्जाम के लिए बिल्कुल 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 रेलिवेंट सेट है। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको। नीचे वाला सेट देखते हैं, मतलब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको एक बार देख लेते हैं। What can be the maximum percentage of students in class 6 who do not like any of the given games? Any of the given games. Any of the given games. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, इसलिए रिलेटिवली अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम परसेंटेज तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोग। अब देखो तुम्हारे 4 क्वेश्चन निकल गए मान लो, पांचवे में थॉट ज्यादा लग रहा है, टाइमिंग कम है, 5 मिनट हो चुके हैं, तो एक क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, चलेगा, हो सकता है टफ सेट हो। ठीक है, टफ क्वेश्चन हो, सॉरी, सेट तो इजी है। मैक्सिमम परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 who do not like any of the given games। अब यहाँ पे 40% लोगों को कुछ नहीं पसंद, मतलब क्रिकेट नहीं पसंद, 30% लोगों को वॉलीबॉल नहीं पसंद, 50% लोगों को बास्केटबॉल नहीं पसंद, 40% लोगों को फुटबॉल नहीं पसंद है। तो मिनिमम 30% लोग ऐसे होंगे, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 30% लोग है ना, उनको ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद। 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं 50% बोलता हूँ आंसर है, 50% अगर आंसर होगा ना, मैं मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 50% लोगों को चारों गेम पसंद नहीं है। अब यहाँ पे देखो टोटल 40% ही लोगों को क्रिकेट नहीं पसंद है, तो 50% कहाँ से हो सकता है? 30 हो सकता है, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 अगर मैं कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ 31% लोगों को एक भी गेम, चारों गेम पसंद नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि 30% लोग यहीं पे हैं जिनको वॉलीबॉल नहीं पसंद। तो 31 तो हम कर ही नहीं सकते, मतलब हम 30 से नीचे नहीं जा सकते, 30 से ऊपर जा सकते हैं। बट 30 से ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्या है, समझ आ रहा है? आई होप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कुछ बच्चों को, ऐसा मुझे इंट्यूशन आ चुका है, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन फिर से कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैक्सिमम कितने ऐसे लोग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना 72 लोग हैं, यहाँ पे अब छोड़ो, परसेंटेज में बात करते हैं। 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, मतलब 40% लोगों को नहीं पसंद है, 30% लोगों को ये नहीं पसंद, 50% लोगों को ये नहीं पसंद, 40% लोगों को ये नहीं पसंद। अब बोला है कितने परसेंट लोग हो सकते हैं जिनको चारों में से कुछ भी नहीं पसंद है। अब मैं बोलता हूँ कि ये 40% जो है ना, जिनको क्रिकेट नहीं पसंद, उनको चारों नहीं पसंद है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40% लोग हैं, यहाँ पे 30% लोग ही हैं, मतलब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं 10% जिनको वॉलीबॉल पसंद आ चुका होगा, तभी तो 30% है जिनको वॉलीबॉल नहीं पसंद है। तो 40% आंसर नहीं हो सकता। 50%, अगर मैं बोलता हूँ 50% लोग जो बास्केटबॉल नहीं पसंद है ना, उनको चारों नहीं पसंद, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे 30 है ना, तो यहाँ पे 20% लोगों को वॉलीबॉल, जो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 50 है, तो जो 30 के अलावा एक्स्ट्रा 20% लोग है ना, उनको बास्केटबॉल पसंद आ चुका है, तभी तो। समझ आ रहा है, इसलिए 30% इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, थिंकिंग वाला था, पेन कम थॉट प्रोसेस पूरा लगाना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बार ग्राफ है। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे रखा है कंट्री का। जो शेडेड लाइन है दैट इज एक्सपोर्ट, एंड जो सादा है, प्लेन है बिल्कुल वाइट, वो इंपोर्ट है। इन हाउ मेनी ईयर्स वेर द एक्सपोर्ट्स एटलीस्ट 10% मोर देन इम्पोर्ट्स। 10% मोर मतलब 1.1 टाइम्स होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो देख लेते हैं, इसका 1.177 होता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होना चाहिए, मतलब पहला डंडा दूसरे से ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसे चला गया। ठीक है, एक तो गया। अब ध्यान से देखो, इसमें इसका 10% ज्यादा 77 होता है, तो इसमें ज्यादा है। इसका 10% 12 होता है, मतलब 132 होना चाहिए था, ये कम है 10% से। इसका 10% 10 होता है, तो 110 से ज्यादा है। इसका 10% 16 होता है, 16 ऐड करने से 176 आता है, ये छोटा है। इसका 10% 15 होता है, 15 ऐड करने से 165 आता है, ये छोटा है। तो 2 सालों में ऐसा है, इन इन दीज 2 years एक्सपोर्ट इज मोर देन 10% एज कंपेयर टू इम्पोर्ट्स। तो आंसर इज 2। इजी क्वेश्चन था, 1.1 टाइम्स रखना। व्हाट वाज द एवरेज एक्सपोर्ट्स फॉर द गिवन पीरियड। हमें इनको जोड़ के 5 से डिवाइड करना है। करें, करें 5 से डिवाइड, देखो। अच्छा एक चीज बताओ, मैं सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करूं, देख लेते हैं आंसर। तो जीरो को इग्नोर कर दो, क्योंकि सबके पीछे एक जीरो है। अच्छा यहाँ पे एक 2 है, चलो ठीक है, रहने। 13 + 8 21 + 14 35 + 11 46 + 17 63 + 16 79, और एक 2 था यहाँ पे, तो उसको लिख अपॉन 5 करेंगे। कुछ गलती हो गई क्या? एक्सपोर्ट ही बोला है ना, एक्सपोर्ट। अच्छा अपॉन 6 करेंगे ना, 6 साल है, सॉरी, 6, 6
13 जा 780 होता है, 12 बच गए, 132 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया, आपको सब आपने सब ऐड किया फिर 6 से डिवाइड किया। समझ आ गया, एक ही तरीका, यही ठीक है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे, यही आंसर इसका, इजी क्वेश्चन था। फ्रॉम 1995 to 1999, in which year was the percentage growth in exports when compared to previous year the highest? एक्सपोर्ट्स में परसेंटेज चेंज हाईएस्ट था। अब ये कैलकुलेशन इनका फास्ट है, वो जल्दी कर लेंगे। यहाँ से 130 से 140 गया है, तो परसेंटेज चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो 1/13 है। यहाँ से यहाँ तो डिक्रीज है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। वो 1997 में जब गए ना, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे हमसे पूछा है परसेंटेज ग्रोथ हाईएस्ट पूछा है, तो यहाँ तो ग्रोथ ही नहीं हुआ है। यहाँ देखो बहुत ज्यादा है, मतलब बिना कैलकुलेशन के मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये बहुत ज्यादा चेंज है। ऐसे स्लोप से भी दिख रहा है, आप ना ग्रोथ को स्लोप से भी देख सकते हो। जैसे इसको जोड़ोगे ना, तो लाइन जितना ज्यादा चेंज स्टीप होगा उतना ज्यादा चेंज होता है। स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज है। तो यही आंसर है, 1998 में सबसे ज्यादा चेंज हुआ है। तो ये बिना कैलकुलेशन के ऑब्जर्वेशन से ही हो गया, स्लोप देख के। एंड ये वाला भी ज्यादा हो सकता है, बट मुझे 1990, अच्छा 1995 से 1999 की बात करी है, तो यहाँ इस ईयर में भी चेंज देखोगे ना तो ज्यादा है। तो ये दोनों मुझे स्लोप में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट ये दिख रहा है ये बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 50/80 है, और यहाँ पे 58/112 है। इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, दो जगह स्लोप में ना दिक्कत हो रही है, लेकिन दिखने से लग रहा है कि ये ज्यादा होगा ये वाला। देख लेते हैं एक बार, कंफ्यूजन हो तो मत टाइम रिस्क मत लो। तो दिस इज 1/8 इज 12.5, तो 5/8 इज 62.5%। अब इसको तुम करोगे ना, तो 11/6 होता है, तो 60% से तो ये छोटा है, मतलब यही बड़ा है, मतलब ये वाला स्लोप ज्यादा है, 50/80। एंड दिस इज 58/112। ठीक है, 112 का आधा 56 होता है। तो ये 50% के करीब है, ये 60% है, तो आंसर इसका 1995 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? मुझे ना इस साल से इस साल का पूछा है, तो इस साल चेंज पूछते हैं तो पिछले साल से कंपेयर करते हैं, तो ये वाला भी काउंट करना पड़ेगा मुझे। समझ आया? एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो इसका आंसर 1995 हो जाएगा। सो स्लोप में मुझे हल्का सा डाउट हुआ मान लो, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कैलकुलेट ही कर लिया। ठीक है, और एक्सपोर्ट्स अभी सिली मिस्टेक ना हो जाए, एक्सपोर्ट्स पूछा था, एक्सपोर्ट्स से मैंने निकाला है। ठीक है, समझ आ गया होगा। पता नहीं, मुझे अभी भी एक बार में ना स्ट्रेट लाइन मुझे मन कर रहा है बनाने का, तो मैं इसके मिडिल पॉइंट से इसको ज्वाइन करता हूँ, और इसको इससे, हाँ ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा बना दिया था। स्लोप देखो बहुत कम चेंज आ रहा है, इसलिए मुझे निकालना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 144th क्वेश्चन। व्हाट इज द सिंपल एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इन इंपोर्ट्स? ठीक है, इसका डेफिनेशन नहीं पता होगा तुम लोगों को। सिंपल एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, फ्रॉम 1994 टू 1995। तो हम नॉर्मल ग्रोथ देखते हैं, 1994 से 1990 तक ग्रोथ रेट किसका पूछा था, इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का? इंपोर्ट का। तो इंपोर्ट पे फोकस करते हैं। 1994 में इंपोर्ट था 70, यहाँ पे 150 है, तो कितने का चेंज हो गया? 80। परसेंटेज चेंज के लिए इनिशियल इंटू 100 करेंगे, तो नेट चेंज ये है। तुमसे एवरेज पूछा है, तो टोटल कितने साल ग्रोथ हुआ? 1 2 3 4 5, 5 से बस डिवाइड कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 16, तो आंसर है 160/7। कैलकुलेट ही कर लो, 7 2 14, 2 कैरी हो गया, लगभग 23% से थोड़ा छोटा आंसर होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, 23 है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एवरेज ग्रोथ रेट जो है ना, सिंपल एवरेज ग्रोथ रेट मतलब आप ग्रोथ निकाल लो और जितने साल चेंज हुआ है ना उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अमंग द ईयर्स इन विच, अच्छा यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ गलती क्या करते हैं, मैंने बोला जितनी बार चेंज हुआ है, वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स देख के डिवाइड करते हैं। जैसे वो क्या करेंगे, वो देखेंगे अच्छा 1 2 3 4 5 6 चेंजेस हैं, तो 6 ईयर्स है, तो 6 से डिवाइड करेंगे। आपको 6 से नहीं डिवाइड करना, आपको डिवाइड करना है कि ग्रोथ कितनी बार हुआ है, तो 5 से करें। ठीक है, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आंसर आता, देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन में कहीं मैच हो रहा हो। तो हमारा ऊपर तो 870 था, नहीं ऊपर 80 था, नीचे 70 था, इंटू 100 था, अपॉन 6 करके देखते हैं आंसर मैच होता है क्या। तो दिस इज बेसिकली 800/42, तो 400/21, तो 20% से थोड़ा छोटा। अच्छा, 19 भी ऑप्शन में है। मेरे हिसाब से इसका डेफिनेशन में 5 आना चाहिए,
हाँ, क्योंकि ग्रोथ रेट का एवरेज पूछा है तो ग्रोथ 5 ही बार होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ। 6 से डिवाइड करके 42, 21, 21 वन जा 21, 190, 21 नाइन जा 189, तो ये भी बहुत क्लोज है, ये भी बहुत क्लोज है। ओके, यहाँ पे मुझे हल्का सा डाउट हो गया है। मान लो मुझे एग्जाम में डाउट हो गया, एक्चुअली मैं प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया, एक बार देख के तुम्हें बता देता हूँ सही कौन सा है। मेरे हिसाब से आई विल गो विद डी ऑप्शन, बट मुझे याद नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। मैंने वेरीफाई कर लिया है। इसका आंसर वही है जो मैं कह रहा था। मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा था, सपोज करो ना, ये पहले साल का डेटा है, ये दूसरे साल का डेटा है, तीसरे साल का, चौथे साल का है, फिफ्थ ईयर का डेटा है। तो मैं सिंपल एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि शुरू से लेके लास्ट तक का एवरेज ग्रोथ बताओ, तो हम दिस माइनस दिस अपॉन दिस इंटू 100 कर लेंगे। ये हो गया हमारा टोटल नेट ग्रोथ, नेट ग्रोथ रेट, नेट ग्रोथ बोलते हैं इसको। एवरेज निकालना है तो हम ना, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है तो 5 से डिवाइड नहीं करते, हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि चेंज तो 4 ही बार हुआ है ना, बस ये डाउट था। तो पिछले क्वेश्चन में 5 से डिवाइड करेंगे, 6 बार, 6 ईयर्स थे। हो गया ये क्वेश्चन, तो हमारा आंसर इज 23। लास्ट क्वेश्चन, among the years in which imports as well as exports exceeded those in the previous years। कह रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इंपोर्ट भी बढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए। कह रहा है कि उन ईयर्स में से हाउ मेनी ईयर्स फॉर द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स लेस देन एक्सपोर्ट। ठीक है, देखते हैं। इंपोर्ट का चेंज एक्सपोर्ट से कम होना चाहिए, देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो दोनों चीजें इंक्रीज होनी चाहिए। तो जैसे 1994 से 1995 में गए हैं, तो इंपोर्ट भी बढ़ा है और एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं, दोनों इंक्रीज। कोई ऐसा ईयर है जिसमें कि ये डिक्रीज हुआ है, देखो, तो हम इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है। 3 से छोटा आंसर होगा। अब नेक्स्ट, तो इसमें देखो एक्सपोर्ट में कितना चेंज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चेंज है। ये लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि 3 जगह कैलकुलेशन करना है, तो जिनको पसंद नहीं वो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 4 क्वेश्चन निकल गए तो ठीक है। 5/8, और इम्पोर्ट का चेंज है 5/7। तो इम्पोर्ट वाला एक्सपोर्ट से ज्यादा है, डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ा। हमें एक्सपोर्ट वाले को इम्पोर्ट से बड़ा रखना था, मतलब ये तो हमारा नहीं है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसमें एक्सपोर्ट में देखोगे तो 10/13, 130, और इसमें देखोगे तो 30/120, ये तो बहुत ज्यादा है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है यहाँ पे भी। यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो इम्पोर्ट में है 58/112 एक्सपोर्ट में, और इम्पोर्ट में है 60/100। ये तो 60% है, ये 60% से छोटा है। तीनों साल इम्पोर्ट का चेंज एक्सपोर्ट के चेंज से ज्यादा है। तो इसमें हमसे पूछा क्या था, इम्पोर्ट लेस, तो इसमें तो जीरो आंसर होना चाहिए, क्योंकि सब में इम्पोर्ट वाला ही ज्यादा था एक्सपोर्ट से। ठीक है, एक बार आंसर में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सही है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या था, सबसे पहले तो हमें देखना था कि इंपोर्ट भी बढ़ना चाहिए और नेक्स्ट ईयर में एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए, तो उसी में दो तो एलिमिनेट हो गए थे। उसके बाद मुझे देखना था कि जो परसेंटेज चेंज एक्सपोर्ट में था ना, वो इंपोर्ट के चेंज से ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट वाला एक्सपोर्ट से छोटा होना चाहिए। तो तीनों केसेस में हमने फ्रैक्शन कंपेयर किया, और बहुत इजी था क्वेश्चन देखा जाए तो, बहुत सिंपल से कैलकुलेशंस थे, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट है पाई चार्ट। ठीक है, तो पहला टेबल ग्राफ था, दूसरा बार ग्राफ था, एंड सारे क्वेश्चंस परसेंटेज एवरेज से सॉल्व हो जा रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही आता है क्लैट में लास्ट के 2 सालों से। उससे पहले साल ज्योमेट्री भी आया था, हमें पढ़ना सब है। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। पाई चार्ट राजू के मंथली एक्सपेंस का ब्रेकअप है। ये ऐसा मैंने क्लास क्लास में बनाया भी है बोर्ड पे बहुत बार, जो मैं तुमसे कैलकुलेशन कराता हूँ। तो इसमें हमें टोटल में से 35% इधर, हाँ ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन नहीं, मॉक 1 में मैंने क्वेश्चन लिया था जो क्लैट के 2021 पेपर से था, तो उसमें डेटा में थोड़ा सा टोटल 100 नहीं आ रहा था, बट क्वेश्चन हो गए थे। अब ध्यान से देखो, इफ राजू स्पेंट 4500 मोर ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब 30% मिला के, टुगेदर देन ही स्पेंट ऑन रेंट, तो रेंट पे 15% है और इस पे 30% है,
मतलब डिफरेंस 15% के बराबर है। एंड टोटल मान लो इसके पास ₹T है, जो एक्सपेंस है ना मंथली टोटल T है, तो T का 30% इधर है और T का 15% इधर है। ठीक है, तो 15% ऑफ T टोटल इज इक्विवेलेंट टू ₹4500 क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 थ्रीजा होता है, टोटल हो जाएगा 30,000। बस, खत्म क्वेश्चन, बस इतना सिंपल। समझ आया? टोटल का 8% इधर है, 22% इधर है, 30% इधर हो गया, 15% इधर है, तो डिफरेंस 15% का है। एंड 15% इज इक्विवेलेंट टू 4500, तो 1% विल बी इक्विवेलेंट टू 300। तो 100% दैट इज टोटल इज इक्विवेलेंट टू 30,000। खत्म। इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If Raju increased his savings, which is currently 10% of his income, by 20%। अच्छा, देखते हैं राजू की सेविंग्स कहाँ पे है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सारे एक्सपेंस है। ठीक है, वापस पढ़ते हैं। राजू इंक्रीज हिज सेविंग्स, तो सेविंग्स क्या होता है, अर्निंग माइनस एक्सपेंस। अब अर्निंग को मैं क्या लिखूं, सैलरी मतलब समझ गए होगे तुम लोग। ठीक है, तो सैलरी माइनस जो भी पैसा मिलता है उसमें से एक्सपेंस घटा दो, खर्चा, तो सेविंग हो जाता है। तो कह रहा है कि राजू ने अपनी सेविंग को 10, अभी 10% है ऑफ हिज इनकम। इनकम, अच्छा ये सैलरी को मैं इनकम लिख देता हूँ। ध्यान से देखो क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा धीरे बताता हूँ। सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, ये एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सैलरी, अब ध्यान से देखो, करेंटली 10%, तो इनकम अभी मान लो उसका जितना भी है, अभी प्रेजेंटली उसका सेविंग जो है ना 10% है। 10% मतलब 0.1 होता है। तो सेविंग इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स इनकम। मतलब एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा, बचा हुआ 0.9, 90% जो है वो इनकम का खर्च कर देता है, सिर्फ 10% बचाता है। अब आगे क्या दे रखा है उसने, सेविंग को ना 20% से बढ़ा लिया। तो 20% से बढ़ा लेगा तो 0.12 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो नया वाला सेविंग इसका इतना हो गया। और एक्सपेंस 20% से घटा लिया, तो एक्सपेंस अभी 0.9 है। एक काम करो, तुम लोग को समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो एक काम करते हैं, हम डेटा को चेंज कर लेता हूँ। डेसिमल्स बच्चों को पचता नहीं है। इनकम हम ले लेते हैं 100x। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियली सेविंग्स और एक्सपेंस। तो इनिशियली सेविंग कितना था, 10%, मतलब 10x, और एक्सपेंडिचर था 90x। फिर उसने 20% जो है ना इनकम बढ़ा लिया, तो 20% बढ़ाएगा 10 को, तो 12x हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपेंस जो है वो 20% घटा दिया, तो इसका 20% घटाओगे ना तो वो हो जाएगा 9 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.8 हो जाएगा, 9 8 72x। ठीक है, तो देन हिज सेविंग्स वुड बी व्हाट परसेंट ऑफ हिज एक्सपेंसेस। तो सेविंग एक्सपेंस का कितना परसेंट होगा, तो इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो 12/72 हो जाएगा। 12/72, ये इसका कितना परसेंट है, तो 1/6 होता है, 16.6%। ये थोड़ा सा दिखने में गड़बड़ हो गया, पर तुम्हें जिन लोगों को आंसर आ गया होगा ना वो उन्होंने सही कर दिया होगा, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा, तो ये समझ जाएंगे 16/2/3 है। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस रहना चाहिए था, तो इसका आंसर है डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल कायदे से किया है मैंने, लिख के आराम से प्यार से। मतलब इस टेबल का, इस पाई चार्ट का इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं था। ये तो एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है ना, तो 90x का डिस्ट्रीब्यूशन है, 72x का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ये। तो ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड था ही नहीं, बिल्कुल अलग सा सवाल। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। 148, राजू स्पेंड 20% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ना उसका 20% अदर्स। अच्छा, अदर्स का जो मतलब टोटल मान लो 100x वो खर्च करता है इस क्वेश्चन में, तो अदर्स में 35x खर्च करता है। इस अदर्स का 20% मतलब 1/5, 20% 1/5 होता है, तो 7x वो एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया। तो बचा हुआ 28x अदर्स का वो कहीं और खर्च करेगा। एंड अमाउंटेड टू 2100, तो कह रहा है कि ये जो इंटरटेनमेंट पे उसने 2100 रुपये खर्च किए हैं, तो एक्स की वैल्यू 300 आ जाएगी। तो बोला है कि एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर बताओ। एजुकेशन पे 20% है, 20% किसका, इसका, मतलब 20x, तो एक्स की वैल्यू 300 आ गई, तो 300 डाल के 6000 आ जाएगा। नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ आ गया होगा, मतलब वापस देखो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। टोटल इतना, अदर्स पे इतना, अदर्स का 20%, 1/5 एंटरटेनमेंट पे, और उसकी वैल्यू 2100 है।
अमाउंटेड टू 2100। एक्स 300 आ गया, एडुकेशन पे 20x होगा, अगर ये 35x है 20x होगा, 22x होगा, 8x होगा, सिंपल सा है। तो 20 × 300 कर देंगे, 6000 आंसर है, ऑप्शन में तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एंगल मेड बाय एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड अदर्स पुट टुगेदर। अब एंगल क्या होता है देखते हैं। रेंट पे 15% है और अदर्स पे 35% है, तो टोटल 50% जो है ये पास्ट पोर्शन उसने खर्च कर दिया। 50% मतलब 100% का आधा। तो 100% होता है 360 डिग्री, समझ रहे हो? 100% घूम गए मतलब 360 डिग्री, 50% मतलब उसका आधा डिग्री, खत्म। इतना सिंपल है। अगर यहाँ पे तुम्हारा ऐड मान लो मैं पूछ रहा हूँ कि फूड और एडुकेशन पे कितना डिग्री है ये, तो हम क्या करेंगे कि 100% टोटल इज 360 डिग्री, तो 1% इज 360/100 डिग्री, तो 42% इन दोनों का सम इज 40। यूनिटरी मेथड कर लेंगे, खत्म। इसका आंसर आ जाएगा 42 × 3.6। जो भी आंसर आएगा मैं कर दूं। 36 2 × 72, 7 कैरी, 36 4 144 प्लस 7 इज 151.2 डिग्री। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एज प्राइसेस ड्रॉप्ड, सामान का कॉस्ट ड्रॉप हो गया, तो राजू का एक्सपेंडिचर भी ड्रॉप हो गया। क्लोथ्स पे 10% से, क्लोथ्स का खर्चा यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, मतलब अदर्स के अंदर फॉल करेगा। तो हम लिख लेते हैं कि क्लोथ का जो खर्चा है ना, पहले जितना भी था वो 10% डिक्रीज हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हिज एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स डिक्रीज। अच्छा ठीक है, देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स वाज स्पेंट ऑन क्लोथ्स। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मान लो चार हो गए तो एक छोड़ भी सकते हैं, चलेगा। अगर देख लेते हैं अदर्स, अदर्स, तो अदर्स पे उसका 35% खर्च है, क्लोथ वहां पे लिखा नहीं है। अब ध्यान से देखो, अदर्स में कितने का ड्रॉप आया है, 500 से 290। मतलब अदर्स में ना 210 रुपीज का ड्रॉप आया है, किसकी वजह से? क्लोथ्स की वजह से। ठीक है, ये समझ आ गया। टोटल जो खर्चा था पहले इतना था, अब 210 कम हो गया। ये कम क्यों हुआ है? क्लोथ्स की वजह से। और ये 210 रुपीज का डिक्रीमेंट, 210 रुपया, 10% क्लोथ का ड्रॉप है। मतलब क्लोथ 10% गिर गया, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरा ना 10% का लॉस हो गया, और उसकी वैल्यू 210 है, मतलब मेरा टोटल खर्चा कितना रहा होगा? 2100। ये सबको समझ आ गया? अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा ना 10% का लॉस हो गया, मतलब मैं वैल्यू में बोलूँ तो मेरा 2000 रुपये का लॉस हो गया, मतलब मेरे टोटल का 10% 2000 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20,000 है ना, 110। समझ आ गया होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा 50% का लॉस हो गया, मतलब मेरा 20 रुपए का लॉस हो गया, मतलब 50% लॉस मतलब 20 रुपया, तो टोटल 40 रुपया रहा होगा ना, बस सिंपल है। तो 10% अगर 21, तो ये 210 है, तो टोटल 100% कितना हो जाएगा? एक जीरो बढ़ा दो, तो टोटल क्लोथ पे 2100 लगता है। वो समझ आ गया? लगा होगा मतलब पहले। अब पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ अदर्स, तो अदर्स में टोटल 35% है, 10,500। तो 10,500 टोटल खर्चा था अदर्स के, जिसमें से क्लोथ्स पे 2100 आ गया। बस आ गया तुम्हारा आंसर, काट लो। 7 3 जा 7 15 जा 3 5 जा 20% आ रहा है, 21 5 जा डायरेक्टली भी काट सकते थे। 20% इसका आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन था, बट अच्छे से पढ़ोगे तो ये भी डुएबल था। अब कायदे से इस क्वेश्चन में देखा, जो हर सेट का एक एक क्वेश्चन हटा दो, तो 12+4 आना चाहिए था बेसिक परसेंटेज, अगर तुम्हें अच्छे से आता है तो। आई होप सबको एनालिसिस समझ आ गया होगा। तुम्हें जो भी इस साल के बच्चों के लिए ये पहला एनालिसिस होगा मेरा। मैं मॉक टू पहले रिकॉर्ड किया मॉक से, ठीक है? तो अपना रिव्यू भी मुझे देना। कहाँ पे दोगे? मुझे खुद मत देना, जो मैम है उनको दे देना। और कुछ सजेशन, स्लो फास्ट, उसके लिए पूछ रहा हूँ, फीडबैक के लिए। अच्छा लगा हो तो मत करना फीडबैक, बुरा लगा हो या कुछ इम्प्रूवमेंट हो तब करना, ठीक है? तारीफ करने से नजर लग जाती है। ओके बाय।